हेलो डियर डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट से आज हम मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ज़रूर से इस वीडियो को लास्ट तक आप वॉच करेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। तो चलिए तीनों को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। सबसे इजी है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन, इनको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट पास्ड इन, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट कब कुछ इंडिया में पास हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है फार्मेसी एक्ट कब कुछ पास हुआ, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग कब कुछ पास हुआ, या फिर अदर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट हो गया, या फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट। ये सारे हर जितने भी एक्ट हैं वो आपको ईयर के साथ पूछे जा सकते हैं, कोई भी रैंडमली। तो ज़रूर से आप क्या करेंगे, टेबल बना लीजिए, साथ ही उनका क्या करें, ईयर लिखते जाइए जितने भी एक्ट हैं, और साथ ही उनका ईयर ये लिख लीजिए, ये ज़रूर से पूछे जाते हैं। बात करेंगे ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, तो ये पास हुआ था 1954 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन है आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जो आपका सेंट्रल काउंसिल है, जिसे हम क्या कहते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हर 5 साल में फिर से बनाया जाता है। जैसे आप जानते हैं इलेक्शन होता है, अभी जैसे इलेक्शन हुआ भी है तो हर 5 साल में होता है। ठीक है, तो वैसे ही समझ लीजिए ये हमारे क्या है, हेड है। ठीक है, जो पीसीआई है वो सेंट्रल बॉडी है, तो इनका जो फिर से चुनाव कह लीजिए वो हर 5 साल में होता है। ठीक है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आने के चांस है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन आपका दिया है अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग इज अ रिक्रूटमेंट टू प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट इन इंडिया। देखिए, यदि फार्मासिस्ट की कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, समझ लीजिए, एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझिए, ये क्वेश्चन आपको जानबूझकर घुमाया गया है। समझिएगा, यदि फार्मासिस्ट की कोई वैकेंसी आई है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। ठीक है, कभी भी इंडिया में यदि बात करें फार्मासिस्ट यदि आपको बनना है तो क्या कुछ रिक्रूटमेंट के लिए क्राइटेरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है अ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द पीसीआई। ठीक है, देन है अ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एट लीस्ट 18 ईयर ऑफ एज, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है जहाँ पर लिखा है वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए पीसीआई से। हाँ भाई, यदि आपने फार्मेसी कर लिया है, जैसे कि अभी आप क्या करेंगे, आपका जस्ट सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा, आपका पूरा ये जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। और जैसे कि आपको पता है रजिस्ट्रेशन के बिना आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनेंगे और आपका डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यही आपका दिया गया है। और ये भी बात याद रखिए, उसके लिए आपको करना होगा एग्जिट एग्ज़ाम को क्लियर। तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम की अब तैयारी करनी स्टार्ट भी कर देनी चाहिए। आप सभी सेकेंड ईयर के हैं और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, और बिना एग्जिट एग्ज़ाम को निकाले ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना, जहाँ पे आप देख रहे हैं रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाकर आप फार्मासिस्ट कहला पाएंगे इंडिया में। तो बस उसके लिए एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसीलिए डाउनलोड कर लीजिए जीडीसी क्लासेस ऐप और ज्वाइन कर लीजिए कोर्स, जिसमें आप आसानी से अपने एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, जो कि क्या कुछ दिया था, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट की बात करें तो आपका डिप्लोमा होता है। ठीक है, डी फार्मा। अब देखिए, एटलीस्ट 18 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, बालिग होना चाहिए फार्मासिस्ट के लिए। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी चीज़ें, इसी प्रकार से आसान है, आप इनको समझेंगे तो आपको इजी ही लगेगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फार्मेसी एक्ट पास्ड इन इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अभी जस्ट आपने यदि प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से देखा होता, क्वेश्चन में लिखा था फार्मेसी एक्ट 1948, लिखा था कि नहीं। इसीलिए आँख नाक कान सारी चीज़ें खोल कर आप स्टडी करिए, क्योंकि आपको आपके क्वेश्चन में ही कई आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। फार्मेसी एक्ट क्या था, 1948 में क्या हुआ, इंडिया में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट डज FSSAI स्टैंड फॉर। ये FSSAI क्या कुछ होता है, इनका फुल फॉर्म क्या है। F फॉर फूड,
एस फॉर सेफ्टी, एस फॉर स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी इंडिया। ठीक है, ये क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये होता है इनका फुल फॉर्म। ठीक है, इंडिया में जो आपका फूड है उनका स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना FSSAI के अंदर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर जिनका इलेक्शन के थ्रू उनका सिलेक्शन हो, ये मेंबर स्टेट फार्मेसी की बात करेंगे तो कितने होते हैं, 6 मेंबर होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। वहीं पर अक्सर ये पूछा जाएगा आपको PCI का। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्टेड मेंबर हो गए, एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए, नॉमिनेटेड मेंबर, इनको तो देख ही जाना। आपके शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव, कहीं ना कहीं तो ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इनकी यदि बात करें PCI का क्या कुछ, यदि इलेक्टेड मेंबर है तो इनका क्या कुछ होता है, 8 इलेक्टेड मेंबर यहाँ पर होते हैं। यहीं पर आपको पूछ लिया जाए ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB जिसको हम कहते हैं। ठीक है, DTAB जिसको हम कहते हैं, इनका यदि इलेक्टेड मेंबर पूछा जाता है तो ये क्या होता है, 5। ठीक है, ये क्या होंगे आपके 5 होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो कमेटी है, कौन कौन से मेंबर है, कितने नंबर होते हैं, कौन चेयरमैन है, ये तो याद करके ही जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर से आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ FSAI इज सिचुएटेड इन, जो अभी हमने देखा, जो कि क्या कर रहा है, फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम करेगा। ये कहाँ पर इनका हेड ऑफिस है, तो है न्यू दिल्ली में। भाई दिल्ली हमारा सबसे कैपिटल है, जानते हैं आप, सबसे अच्छा सिटी है, कैपिटल है, इसलिए यहाँ ही सब हेड ऑफिस वगैरह है। इतना तो याद रख सकते हैं ऐसे कोरिलेट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो कि 1927 में बनाया गया था। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके चेयरमैन जी कौन थे, RN चोपड़ा सर जी थे, इसीलिए इनको चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा 1927 में जो RN चोपड़ा जी के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उनका क्या कुछ ऑब्जेक्टिव था, तो याद रखना ड्रग इंक्वायरी कमेटी उनको कहते हैं। ये आपको यही जस्ट जो क्वेश्चन है पूछा उसी को आंसर बनाकर आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आप लोग इनका समझने की कोशिश करें तो आपको आराम से सारे क्वेश्चन बनते भी जाएंगे। नेक्स्ट चलते जाइए। प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड इज और आर। ठीक है, कौन सा प्लेस है जहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा, मीन्स कह सकते हैं जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उनको क्या करना है, रोकना है। तो यहाँ पे टर्मिनेट करना होता है तो किस प्रकार से कहाँ किया जा सकता है, तो ऑथराइज्ड जो एरिया हो, जैसे जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, प्लेस जहाँ पर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए एक्ट हो, वहीं पर ही क्या कर सकते हैं, इनका टर्मिनेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर बोथ A एंड B हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे नहीं कहीं पर भी ये क्या किया जाएगा, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता, जो कि डेंजरस है इसीलिए। ठीक है, साथ ही साथ आगे मैं आपको बताते भी जाऊंगी आगे क्वेश्चंस में कि यदि प्रेगनेंसी को कितने मंथ हुए हैं या कितने वीक हुए हैं तब जाके कितने यहाँ पर फिजिशियन जो है वो रिक्वायर है, ये सारी चीज़ें भी क्वेश्चन में आती हैं, मैं आगे आपको दिखाती भी जाऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट पॉइजन एक्ट वॉज डेवलप्ड इन, पॉइजन एक्ट कब कुछ आया सबसे पहले, तो 1919 में। ठीक है, 1919 में क्या आया है, पॉइजन एक्ट आया है। मैंने आपको पहले ही बताया, पॉइजन एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, सभी एक्ट का ईयर तो याद ही रख लीजिए, कोई भी पूछा जा सकता है भाई। नेक्स्ट है द शेड्यूल ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू। ठीक है, अब शेड्यूल से क्वेश्चन आना तो बनता ही है, जितने भी शेड्यूल है A to Y जरूर एक बार देख जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पूछा गया है वो कौन सा शेड्यूल है जहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को ही, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वाले यहाँ पे लिस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो क्या है, आपका शेड्यूल H। शेड्यूल H में आते हैं क्या, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जितने भी हैं वो आएंगे। ऐसे ड्रग जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता वो आते हैं आपके शेड्यूल H में। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर दिया है शेड्यूल एस, तो शेड्यूल एस किस में आता है, कॉस्मेटिक, ये भी लिख लीजिए, क्या पता पूछ लिया जाए। कॉस्मेटिक एस आ रहा है इसमें, तो समझ लीजिए एस फॉर कॉस्मेटिक, ये कॉस के एस से याद रखेंगे। ठीक है, सी और C1 जो होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, बायोलॉजिकल्स। जितने भी बायोलॉजिकल्स जो ड्रग हैं वो सभी किस में आएंगे, आपके शेड्यूल सी और C1 में। पी, शेड्यूल पी में आपका क्या आता है, पैक साइज है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, शेड्यूल पी में आएंगे। ठीक है, तो ये आपके सभी शेड्यूल को ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट है रेड बैग्स आर टू बी यूज्ड फॉर, रेड कलर का बैग किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्या कुछ के वेस्ट वगैरह या पैकेजिंग के लिए। तो यहाँ पे दिया है ऑल ड्रेसिंग, बैंडेज एंड कॉटन। ठीक है, ब्लड बैग, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। देन दिया है कैथेरेट्स एंड यूरिन बैग। तो जो यूरिन बैग होता है वो आपने देखा होगा, और कैथेरेट्स हैं वो आपके रेड बैग्स होते हैं। रेड कलर के बैग को यूज़ किया जाता है कैथेरेट्स वगैरह के लिए और यूरिन बैग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914, और रूल क्या है 1945। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ही ध्यान से देखते जाइए। आपको यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया और रूल कब आया, तो एक्ट आपका 1940 में आया है और रूल कब आया है 1945 में। ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, तो यहाँ पर पूछा गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कौन से शेड्यूल में आता है। तो एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग और एम फॉर शेड्यूल एम को आप याद रखेंगे। कहीं पर भी शेड्यूल एम नज़र आ रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग को ही बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल एम करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलिए। What is the objective of the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960? कब कुछ आया था भाई, एनिमल एक्ट कब कुछ आया है 1960। क्वेश्चन में ही आपको ईयर आधे मिल जा रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इनका देखिए नाम से क्लियर है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी, जो एनिमल के प्रति जो बहुत ही ज़्यादा कर रहे अत्याचार कह सकते हैं। ठीक है, अत्याचार कर दे रहे हैं, वो सारे चीज़ को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। ओके, जैसे कि अब मेडिकल में ही कह लीजिए, उनके लिए क्या किया जा रहा है, उन पर ही सारा, जैसे आपने इसी आपके चैप्टर में स्टडी किया होगा। ओके, फार्मेसी लॉ में ही क्लिनिकल ट्रायल्स के क्या एक चैप्टर है। ठीक है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट और क्लिनिकल ट्रायल का चैप्टर है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल है वो एनिमल्स में ही होता है। तो एनिमल में ये जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो हो रहे हैं तो उनको किस प्रकार से करना, उनको ज़्यादा उनको तकलीफ़ ना हो, किसी भी प्रकार का उनका खाना पीना, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना, उन पर अत्याचार ना करना, यही इनका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन के थ्रू समझते हैं। टू प्रमोट एनिमल टेस्टिंग फॉर साइंटिफिक रीज़न, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए उसके बाद क्या दिया है, टू प्रमोट क्रुएल्टी टू एनिमल एंड इंश्योर देयर वेलबींग, टू प्रमोट टेस्टिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड यूज़ ऑफ एनिमल फॉर एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे देखिए इनका क्या कुछ उद्देश्य है कि इनका क्या कुछ रहे, वेलबींग रहे, वो अच्छे से रह पाएँ, उनमें कोई भी प्रकार का अत्याचार ना हो। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करना है एनिमल को, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत होंगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए फिर आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है आपका। तो यहाँ है फर्स्ट, एट द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार इंडिया में केमिस्ट शॉप वॉज ओपनड इन अबाउट डैश बाय मिस्टर भातगट। ठीक है, ये आपका भातगट के द्वारा ऑन हुआ गया था फर्स्ट टाइम केमिस्ट शॉप इंडिया में कब कुछ। तो सबसे पहले केमिस्ट शॉप इंडिया में 1811 में स्टार्ट हुआ है। ठीक, 1811 में स्टार्ट हुआ है फर्स्ट केमिस्ट शॉप, याद रखेंगे। देन है द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया DTAB हैज़ डैश एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो अभी क्या बताया था मैंने, एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होता है, 8 होता है, और नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो टोटल ये भी पूछ लिया जाएगा कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, तो 18 मेंबर होता है। लिख लीजिएगा, क्या होगा, 18 मेंबर होते हैं। ठीक है, और इनका डिवीज़न भी मैंने आपको बता दिया भाई। अब नेक्स्ट चलते हैं, अ हेड क्वार्टर ऑफ CDSCO इज सिचुएटेड एट डैश। ठीक है, CDSCO का हेड क्वार्टर कहाँ कुछ है, दिया है न्यू दिल्ली एंड अहमदाबाद। तो मेनली हेड क्वार्टर ज़्यादातर जितने भी जैसे कि स्टैंडर्ड जो भी
कमेटी बन रही है उनके न्यू दिल्ली ही होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को अंदाज़ा लगाने में थोड़ा आसान पड़ेगा, सबको अब ऐसा नहीं कर देना है, मैक्सिमम का पर होता है। When the length of pregnancy exceeds 12 week but does not exceed 20 week then देखिए यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा हो चुकी है पर 20 वीक तक नहीं पहुँची है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो टर्मिनेट करेगा प्रेगनेंसी को वो कितने होने चाहिए, तो 2 तो होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 तो होने ही चाहिए। जब 12 वीक से ज़्यादा हो गया है प्रेगनेंसी, वहीं पर 12 वीक से कम होता तब एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर होता। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क स्टार्टेड बाय। देखिए बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इन 1901। ठीक है, 1901 में स्टार्ट किया गया था। ओके, इनको याद रखेंगे। ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर हैविंग अ स्टोर कैपेसिटी ऑफ डैश ऑफ ब्लड। कितने यूनिट ब्लड का स्टोर कर लेता है ब्लड रेफ्रिजरेटर जो है, जो ब्लड बैंक का ब्लड रेफ्रिजरेटर है, तो आपका 50 यूनिट ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर से एक बार देखकर आप जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से इनका आंसर करना है। ये 20 शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन एंड 10 लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको दे दिया गया है और इनका जो PDF है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, सारे PDF आपको वहाँ पे तुरंत ही अवेलेबल हो जाएंगे। ध्यान रखिए 1 टाइम मॉर्निंग एंड नाइट में ये सारे PDF एक साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दिया डिस्क्राइब द मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जॉइंट फार्मेसी काउंसिल या फिर PCI या फिर DTAB, इन तीनों का तो आपको ज़रूर से क्या करना है, मेंबर्स को देखकर ही जाना है। ओके, ताकि छूटे ही ना क्वेश्चन, तो इनको आप ज़रूर से देखेंगे। मेंबर ज़्यादा नहीं है आपको, सब में अलग अलग मेंबर, तो आप इनका चार्ट बना लें। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ही ना रहे। ओके, और ज़रूर से इनको आप लोग देख कर जाएंगे, क्वेश्चन आते ही हैं। गिव द डिटेल्ड स्टडी ऑफ शेड्यूल C, C1 एंड M इन डिटेल। ठीक है, इनका देखिए अब शेड्यूल C और C1 में क्या है, मैंने बताया आपको बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट है। ओके, जैसे वैक्सीन वगैरह, सीरा वगैरह, इसके सभी इसी में आएंगे। अब M दिया है, M फॉर क्या बताया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग। M फॉर मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो इनके बारे में आपको पूरा डिटेल से नोट बनाना होगा। ठीक है, चलिए तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट है डिफाइन इथिक्स। इथिक्स क्या होता है? ठीक है, इथिक्स क्या है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कोड ऑफ इथिक्स इन रिलेशन टू हिज जॉब। ठीक है, तो ये आपका एथिक्स क्या है, इनको डिफाइन करिए थोड़ा सा, और इनका जो कोड ऑफ दिया है फर्स्ट चैप्टर में आपका कोड ऑफ एथिक्स दिया है, उसको आप लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिखेंगे। देन व्हाट इज CPCSEA। ठीक है, ये बताना है, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड ड्यूटीज एंड पावर ऑफ CPCSEA। ये आपको यहाँ पर लिस्ट करनी है। CPCSEA क्या होता है, जिनको अब जो CPCSEA है, जिनको CCSEA भी कहा जाता है, जो कि क्या है, जिसका फुल फॉर्म ये याद रखिएगा, कमेटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल। ठीक है, क्या होता है इनका फुल फॉर्म, देखिए अब जो CPCSEA है इनका फुल फॉर्म क्या कुछ हो चुका है, ये आपका CCSEA अब बोला जाता है इनको, जो कि क्या है, कमेटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल। ठीक है, ये आपका क्या है, फुल फॉर्म होता है। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, वही जो आप अभी मैंने बताया एनिमल क्रूएल्टी एक्ट में ये क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं, जिनके थ्रू किस प्रकार से एनिमल की यूजेस करना है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ये सारी चीज़ें यही डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनीवन। DTAB, देखिए पूछा ही था कि DTAB पूछा जाएगा, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का थोड़ा सा आपको लिखना है और इनके मेंबर्स के साथ। ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग जो आपके इनके जो फॉर्म नंबर हैं वो लिखिए।
ठीक है। इंपोर्ट में जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर होते हैं, इंपोर्ट उन्हीं के थ्रू किया जा सकता है, उनके ही ऑथराइज में ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का आपको डिस्क्राइब करना है, साथ ही इनका 2012 का लिस्ट भी आप चाहेंगे तो बता सकते हैं यहाँ पर, जो कि 34 मेडिसिन जहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। Explain the various offences and penalties of Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act and रूल। नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में यदि इनका पालन नहीं किया जाएगा तो क्या कुछ ऑफेंसेस, मतलब क्या कुछ यहाँ पर पेनाल्टीज़ और कितनी कुछ पेनाल्टी देनी होगी, कितना साल के लिए जेल जाना होगा, ये सारी चीज़ों को आपका लिखना है। 4 से 5 यहाँ पे रहेगा, उसको आप लोग लिख जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब आएंगे हम लोग शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस। ओके, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला है दिया है ब्रीफ अबाउट एग्जम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट। एग्जम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट मतलब छूट, एग्जम्प्टेड मतलब छूट इनको प्राप्त है, ये क्या कर सकते हैं, इनका एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बाम वगैरह ये सभी ड्रग ही हैं कहा जाए तो। ओके, पर इनका क्या किया जाता है, इनका एडवर्टाइजमेंट तो होता है ना, तो ये सारे एग्जम्प्टेड में आ गए। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, फार्मेसी, एडल्ट्रेटेड ड्रग, कॉस्मेटिक, इनको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है, एक एक पॉइंट लिखिए ज़रूर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, तीनों को थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन कर जाएंगे तो आपको 3 नंबर पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको फार्मेसी क्या है भाई, आप जानते हैं एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जहाँ पर डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं ड्रग रिगार्डिंग। ठीक है, एडल्ट्रेटेड क्या है, मिलावट वाले ड्रग। ओके, जो कि क्या है, जिनकी क्वालिटी इन्फीरियर हो जाए, एड मिक्सिंग कर दे, हार्मफुल हो, ये सारी चीज़ों आपको लिखना है, जो आपने फार्माकोग्नोसी में भी एडल्ट्रेशन का डेफिनेशन तो पढ़ा ही है। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे, ब्यूटीफाई करेंगे, क्लिनजिंग का काम करेंगे स्किन सरफेस एरिया में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉस्मेटिक का मेन डेफिनेशन। तो इस प्रकार से इनका डिफाइन बस इनको करना होगा। गिव अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन ब्रांड नेम एंड जेनरिक ड्रग। ब्रांड नेम क्या होते हैं और जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, ये आपका एक्चुअल केमिकल है, और यहाँ पर ब्रांड नेम में क्या किया जाता है, थोड़ा एडिटिव वगैरह मिक्स करके जो ब्रांड है वो बनाया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको लिखना है, 3 डिफरेंस लिख जाएंगे तो 3 नंबर तो मिलेगा ही। साथ ही एग्जाम्पल जरूर दीजिए, एग्जाम्पल के बिना क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो अधूरा ही रहेगा, तो एग्जाम्पल कभी भी मिस नहीं करना। राइट डाउन द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट, जो कि कब आया था, 1960 में। ठीक है, जो मैंने आपको बताया इनके ऑब्जेक्टिव यही है कि अत्याचार ना हो एनिमल्स पे। ठीक है, इनका ऐसे फालतू में यूज़ ना किया जाए, इन पे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट आर मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिवाइस क्या क्या होते हैं, क्लासीफाई देम। मेडिकल डिवाइस कौन कौन से होंगे और इनको क्लासीफाई करना है, बस इतना ही आपको लिखना होगा। डिस्कस ब्रीफली अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एट फार्मेसीज। फार्मेसीज में बायोमेडिकल वेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, इनका डिस्पोजल किस प्रकार से करते हैं, ये आप सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जेशन, ये होता है इनका फुल फॉर्म। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ बायोइथिक्स। बायोइथिक्स के प्रिंसिपल आपको 3-4 लाइन में लिखने हैं। देन ए ब्रीफ नोट ऑन पैकेजिंग एंड लेबलिंग फॉर फूड सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू FSSAI। ठीक है, ये आपका क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया। तो इंडिया में जो फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया गया है, तो इनमें पैकेजिंग किस प्रकार से करना है, ये जो स्टैंडर्ड सेट किया है, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट गिव अ ब्रीफ नोट ऑन एनी वन, इनमें से किसी वन में आपको बताना है। देखिए ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आपका लॉन्ग आंसर में भी दिया ही हुआ था। ओके, हो सकता है यहाँ पर दे दिया जाए आपको PCI से क्वेश्चन आना तो तय है। PCI हो गया, फार्मेसी एक्ट, वो भी लिखते जाइए। आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाले में ये पूछा जा सकता है, फार्मेसी एक्ट, PCI, लॉन्ग आंसर में PCI भी पूछा जा सकता है, तो इनको स्किप बिल्कुल नहीं करना। ठीक है,
देन है इंट्रोड्यूस द DPCO एंड राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ DPCO। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है उनके रिगार्डिंग। ठीक है, अब है राइट अबाउट कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, जो आपका कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, पेटेंट एक्ट, इनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। कॉपीराइट कब कुछ आया, ट्रेडमार्क कब कुछ आया, ये सारी चीज़ें और विथ एग्जाम्पल आपको फिर इनको लिखना है। ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे। ये आपका ट्रेडमार्क है ये, और कॉपीराइट, ये सभी स्मॉल टाइप मतलब शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में पूछे जाने के चांस है। इनको स्किप नहीं करना, क्योंकि आप डे बाय डे सुनते भी होंगे कि कॉपीराइट हो गया या ट्रेडमार्क एक्ट, ये सारी चीज़ें आपके लिए काम में आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आगे चलकर आपको काम में आएंगे, इसलिए इनको पूछा जा सकता है, तो इनको आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। साथ ही इनका सॉल्यूशन आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा व्हाट्सएप में, तो ज्वाइन हो जाइए और अच्छे से स्टडी करिए। आई होप आपका एग्जामिनेशन इन क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे से आंसर अपना लिख पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।